हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी नीट टारगेट 2025। तो आपका क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा और कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो आपको कुल टोटल चैप्टर है 17, जो कि 10 चैप्टर है आपके 11th के और 7 चैप्टर है 12 के। टोटल चैप्टर रहेंगे आपके 17। तो आपका पाठ्यक्रम ये रहेगा। पाठ्यक्रम नंबर पहला चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। फिर हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र एवं विभाजन। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? कोशिका चक्र एवं विभाजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव जगत। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? जीव जगत। जीव जगत के बाद हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत, या फिर पादप जगत भी बोल सकते हो इसको, पादप जगत। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों की आकारिकी। पुष्पीय पादपों की आकारिकी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद हम पढ़ेंगे पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन। इसके बाद हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़ेंगे वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव एवं समष्टि। जीव एवं समष्टि। इसके बाद हम पढ़ेंगे पारितंत्र। कौन से चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? पारितंत्र। पारितंत्र के बाद हम पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कौन सा पढ़ेंगे? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये आपके टोटल 17 चैप्टर का पाठ्यक्रम रहेगा। आपको पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बॉटनी का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाऊंगा। एक एक आपको एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन पढ़ाई जाएगी। तो जल्दी से आप नोट कर दीजिए, ये आपके पाठ्यक्रम रहेगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। तो पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कोशिका जीवन की इकाई।
तो जल्दी से आप नोट कर दीजिए, ये नोटबुक के अंदर जल्दी से आप नोट कर दो। 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर दो आप। कर लिया बच्चों? जल्दी नोट कर लो फटाफट। आपको पूरा पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक एक आपको एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से बाहर से नहीं मिलेगा देखने को। पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको रिवाइज की जाएगी। बहुत ही जल्दी आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। 180 में से 180 नंबर लाने की फुल गारंटी मेरी। नोट कर दिया बच्चों? मिटा दूं? जल्दी करो फटाफट। फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया चैप्टर, कोशिका जीवन की इकाई। देख लीजिए आप कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे नहीं पढ़ाता हूँ। आप खुद कहोगे कि वाकई में कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको लगेगा कि वाकई में कुछ पढ़ने को सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नोट कर दिया बच्चों? मिटा दूं? जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट फटाफट। मिटा दूं? अब हम स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। क्या नाम है बच्चों? कोशिका जीवन की इकाई। तो हम पढ़ेंगे अभी कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इसकी क्या कमियां थी, सब पूरा आपको रिवाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? तो कोशिका एक जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है बच्चों? कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो जल्दी से आप साथ साथ लिखते रहिए। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है बच्चों? जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका को मूलभूत इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को मूलभूत इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कम कुछ स्वतंत्र रूप जीवित अवस्था में नहीं है। तो आप लिखते रहिए, स्टार पॉइंट लगा के लिखिए। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे कम कुछ स्वतंत्र रूप जीवित अवस्था में नहीं है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई इसलिए कहा गया है
क्योंकि इससे कम कुछ स्वतंत्र रूप जीवित अवस्था में नहीं है। तो सर्वप्रथम मृत कोशिका को किसने देखा और सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, कोशिका की खोज किसने की, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप नोट कर दीजिए और स्टार पॉइंट लगा के लिखिए सर्वप्रथम मृत कोशिका को, सर्वप्रथम डेड सेल यानी मृत कोशिका, मृत कोशिका को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने देखा बच्चों, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम मिला है। कोशिका, कोशिका जीवन की मूलभूत एक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे कम कुछ स्वतंत्र रूप से जीवित अवस्था में नहीं है। फिर सर्वप्रथम मृत कोशिका को किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब हम आगे बढ़ेंगे, कोशिकीय जीव की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकीय जीव संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, और एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव, जो कि एक ही कोशिका से निर्मित हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जो और जो एक या एक से अधिक कोशिका से निर्मित हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है आदि, और बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मानव है, पादप है आदि। तो जल्दी से आप नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कोशिकीय जीव संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो पढ़ेंगे कोशिकीय जीव संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर पहला एक कोशिकीय जीव, नंबर दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव, और दूसरा कौन सा होता है, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कैसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव कैसे कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से निर्मित हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जो एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि पादप है, मानव है आदि। तो ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, मिटा दूं, जल्दी साथ साथ नोट करते रहो। तो एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जो एक कोशिका से निर्मित हो, जो एक कोशिका से निर्मित हो, जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जो एक या एक से
अधिक कोशिका से निर्मित हो, एक या एक से अधिक कोशिका से निर्मित हो, जैसे मानव है, पादप है आदि। तो कोशिकीय जीव संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से निर्मित होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है आदि, और बहुकोशिकीय जीव जैसे मानव है, पादप है आदि। जल्दी नोट कर लो फटाफट। फिर हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसके अंदर आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होने के कारण कोशिका एवं कोशिकांग को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होता है? आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होने के कारण कोशिका एवं कोशिकांग को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो साथ साथ आप लिखते रहिए, आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होने के कारण क्या होता है? कोशिका एवं कोशिकांग को स्पष्ट अधिक रूप से स्पष्ट देखा जा सकता है। कोशिका एवं कोशिकांग को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कोशिका एवं कोशिकांग को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आवर्धन क्षमता इसके अंदर अधिक होती है। आवर्धन क्षमता अधिक होने के कारण कोशिका एवं कोशिकांग को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर दीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में, जो कि 2025 के अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके अंदर से बिल्कुल वेरी मोस्ट आप लगा दीजिए कोशिका सिद्धांत। जल्दी से आप नोट करते रहिए। साथ साथ अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, जो कि 2025 के अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जल्दी नोट कर दीजिए आप। अब पढ़ेंगे हम कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, इसकी कमियां क्या है, इसकी खासियत क्या है, तो सब आपको मैं बताऊंगा। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादन किया, जिसका नाम था, एक का नाम था स्लाइडन, दूसरे का नाम था स्वान। दो वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडन के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो स्लाइडन ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 के अंदर ये सिद्धांत दिया था। ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, और इन्होंने पादप कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। और इन्होंने बताया था कि सभी पादप कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की ऊतकों से मिलकर बनी होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो आगे जाके ऊतकों का निर्माण करती है। सभी पादप कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो आगे जाके ऊतकों का निर्माण करती है। उसके बाद में स्वान इन्होंने 1839 के अंदर बताया। इन्होंने ये सिद्धांत 1839 के अंदर दिया, और ये ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे, ये जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों के बारे में अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि जंतु कोशिका के बाहर ये पतला एक आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, या जीव द्रव्य झिल्ली कह सकते हैं। और कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। और इन्होंने एक और टॉपिक बताया कि पादपों एवं प्राणियों का शरीर विभिन्न प्रकार की ऊतकों से मिलकर बना होता है, या उत्पाद से मिलकर बना होता है। और इन्होंने
स्वान ने एक परिकल्पना भी दी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने की, तो आप आंसर लिख सकते हो स्वान, क्योंकि स्वान ने कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने की, तो आप उसके अंदर लिख सकते हो स्वान। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। ये लिख दिया बच्चों। अब आगे बढ़ा रहा हूं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया, जिसका नाम था स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन एवं स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लाइडन के बारे में। स्लाइडन के बारे में इन्होंने ये सिद्धांत 1838 के अंदर दिया। ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने पादप कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में अध्ययन किया था? पादप कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। अध्ययन पादप कोशिका पर आधारित। इन्होंने बताया था कि सभी जीव, सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो आगे जाके उत्तकों का निर्माण करते हैं। क्या बताया था? स्टार पॉइंट लगा के आप लिखिए कि सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो आगे जाके उत्तकों का निर्माण करते हैं। क्या बताया था? सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो आगे जाके उत्तकों का निर्माण करते हैं। सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो आगे जाकर उत्तकों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आगे जाके उत्तकों का निर्माण करते हैं। सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो आगे जाके उत्तकों का निर्माण करते हैं। तो एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूँ। स्लाइडन 1838 के अंदर ये सिद्धांत दिया गया। ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने पादप कोशिका के बारे में अध्ययन किया था और इन्होंने बताया था कि सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो आगे जाके उत्तकों का निर्माण करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वान के बारे में। तो ये जल्दी आप नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर नोट कर दीजिए। नोट कर लिया बच्चों? जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्वान के बारे में। स्वान नोट कर दिया बच्चों? जल्दी कर दीजिए फटाफट, नोट करो जल्दी। एक बार वापस रिवाइज करो। ये स्लाइडन 1838 के अंदर ये सिद्धांत दिया गया, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन ने दिया 1838 के अंदर। ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने पादपों के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो आगे जाके उत्तकों का निर्माण करते हैं। उसके बाद स्वान के बारे में बताएंगे आपको। ये जल्दी से नोट कर दिया? नोट कर दिया बच्चों? अब पढ़ेंगे स्वान के बारे में। स्वान ने क्या बताया? स्वान, इन्होंने ये सिद्धांत 1839 के अंदर दिया गया। ये ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ये जंतु वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? जंतु वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे
ये जंतु वैज्ञानिक थे। 1839 के अंदर इन्होंने सिद्धांत दिया था। ये ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों के बारे में अध्ययन किया था। अध्ययन पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका पर आधारित स्टार पॉइंट लगा के लिखे। इन्होंने बताया था कि जंतु कोशिका के बाहर ही पतला एक आवरण पाया जाता है जिसे जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। और पादपों एवं प्राणियों का शरीर विभिन्न उत्पाद से मिलकर बना होता है। और इन्होंने एक परिकल्पना भी की, कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने की, उसका आंसर रहेगा स्वान। तो आप लिख दीजिए जंतु कोशिका के बाहरी एक पतला आवरण पाया जाता है। जंतु कोशिका के बाहरी एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे जीवद्रव्य झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। और एक और इन्होंने मोस्ट पॉइंट बताया कि कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। क्या बताया, कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है। एक और मोस्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि पादप एवं प्राणियों का शरीर, पादप एवं प्राणियों का शरीर कोशिका उत्पाद से बना होता है। क्या बताया था, जंतु कोशिका के बाहर ही एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है। पादप एवं प्राणियों का शरीर कोशिका उत्पाद से बना होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने की, तो स्वान ने। तो आप लिख दीजिए कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लिखाता हूं। यहाँ पे लिख दीजिए आप कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने की, तो सीधा आपको आंसर लिखना है स्वान। क्या लिखना बच्चों, स्वान, क्योंकि कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना स्वान ने की थी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आया भी हुआ है और की बार आ भी सकता है कि कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने की, तो आपको सीधा लिखना है स्वान। जल्दी से आप नोट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोशिका सिद्धांत की कमियां क्या क्या होती है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। जल्दी नोट कर लो फटाफट, कर लिया नोट।
वाह, शाबाश बच्चों, शाबाश। अब हम पढ़ेंगे स्लाइडन एवं स्वान की कमियां। स्लाइडन एवं स्वान की कमियां। तो कमियां क्या होती है? स्लाइडन और स्वान ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। क्या बताने में असफल रहे? कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो लिखिए, ये स्लाइडन और स्वान ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। क्या बताने में असफल रहे? कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो स्लाइडन और स्वान ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में एक नए वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो, जो कि 1855 के अंदर ये वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक नाम दिया ओमिनस ई सेलुला। इसका अर्थ होता है कि कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। क्या बताया? कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। तो इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। ये 1855 के अंदर आए। इन्होंने बताया, इन्होंने एक नाम दिया ओमिनस सेलुल ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। तो वापस एक बार रिवाइज कर दीजिए। स्लाइडन और स्वान ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। फिर 1855 के अंदर एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक नाम दिया ओमिनस सेलुलर ई सेलुला। ओमिनस सेलुलर ई सेलुला, इसका मतलब होता है कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसका नाम था लीनिएज सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया? लीनिएज सिद्धांत। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लीनिएज सिद्धांत किसने दिया, तो आप लिख सकते हो रुडोल्फ विर्चो। तो एक और स्टार पॉइंट लगा के लिख दीजिए लीनिएज सिद्धांत। लीनिएज सिद्धांत, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सीधा लिखना है रुडोल्फ विर्चो। क्या लिखोगे बच्चों? रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर दीजिए इसके बारे में। और फिर आगे बढ़ेंगे हम रूपांतरण सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? रूपांतरण कोशिका सिद्धांत। ये नोट कर दिया बच्चों? जल्दी करो फटाफट।
जल्दी से नोट कर लो फटाफट। स्लाइडल और स्वान ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो, 1855 के अंदर आए। इन्होंने एक नाम दिया ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब होता है कि कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया जिसका नाम था लिनहेज सिद्धांत। क्या नाम था? लिनहेज सिद्धांत। जल्दी लिख लिया बच्चों? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने क्या बताया, स्टार पॉइंट लगा के लिखे कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। क्या बताया? सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। क्या बताया? कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। ये सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से होते हैं? तो कोशिका सिद्धांत के 3 अपवाद होते हैं। विषाणु है, जैसे कि आरबीसी है, विषाणु है, बैक्टीरिया है आदि। तो जल्दी से आप नोट कर दीजिए, 2 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से? नोट कर लिया? मिटा दूं? ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के अपवाद। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से? जैसे कि विषाणु है, आरबीसी है, बैक्टीरिया है आदि। ये आपके कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कोशिका का स्वगर्म अवलोकन। क्या पढ़ेंगे? कोशिका का स्वगर्म अवलोकन। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोशिका सिद्धांत का अवलोकन। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।